Next that we are going to discuss is Unit 9 or Chapter 9, that is excess demand and the deficient demand. So in this chapter we are going to discuss the meaning of the excess demand और inflationary gap, कि excess demand की meaning क्या होती है, inflationary gap क्या होता है, causes क्या हैं excess demand के, and what are the different impact of excess demand, कि excess demand का impact क्या होगा. Next जो हम पढ़ेंगे that is मीनिंग ऑफ दी डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप, की डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप की मीनिंग क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं डेफिशिएंट डिमांड के, इम्पैक्ट क्या है डेफिशिएंट डिमांड का, ये पढ़ेंगे. फिर देखेंगे डिफरेंस बिटवीन दी एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की के बीच का डिफरेंस, डिफरेंट पॉलिसी मेजर्स टू कंट्रोल दी एक्सेस डिमांड एंड दी डेफिशिएंट डिमांड, कि व्हाट आर दी डिफरेंट पॉलिसीज़, कौन सी ऐसी हम लोग पॉलिसी को लेंगे जो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन को कंट्रोल करता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ फिस्कल पॉलिसी एंड दी फिस्कल पॉलिसी में देखेंगे हम लोग मीनिंग एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किए जाते हैं टू कंट्रोल इट. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी. ओके, मॉनेटरी पॉलिसी में इसके मीनिंग देखेंगे, इसका इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे टू इम्पैक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, कि जो भी अवेलेबिलिटी है क्रेडिट के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट पढ़ेंगे हाउ आर दी फॉलोइंग चेंजेस टू करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड दी डेफिशिएंट डिमांड. ठीक है, कौन कौन से ऐसे चेंज हम ले सकते हैं कि करेक्ट किसको, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स को हम लोग ले सकते हैं. राइट. नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा आपका यूनिट 4 और चैप्टर 10. राइट, यूनिट 4 और चैप्टर 10 में हम लोग क्या देखेंगे, पहले देखेंगे गवर्नमेंट बजट. राइट, गवर्नमेंट बजट एज आई ऑलरेडी टोल्ड दैट कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, कि गवर्नमेंट क्या आती है अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का प्रॉपर स्टेटमेंट लेती है कि कहाँ से कितने सोर्स हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू के, कहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना है, एक्सपेंडिचर करना है. तो सिंपली गवर्नमेंट बजट में किससे रिलेटेड होता है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर. राइट, ठीक है. तो इसमें देखेंगे, इसकी सबसे पहले मीनिंग देखेंगे कि मीनिंग क्या है बजट की. नेक्स्ट देखेंगे फीचर्स क्या हैं गवर्नमेंट बजट के, व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बजट. बजट जो भी प्रिपेयर किया जा रहा है उसका ऑब्जेक्टिव. ओके, फिर हम लोग क्या देखेंगे इसमें, व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बजट, बजट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि किस लिए बजट को प्रिपेयर किया जाता है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस दी स्ट्रक्चर एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द बजट, बजट का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स, बजट के क्या क्या कंपोनेंट ले रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हम देखेंगे मीनिंग ऑफ द बजट रिसिप्ट. बजट रिसिप्ट होता है कि गवर्नमेंट की जो भी रिसिप्ट हैं, कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू और रिसिप्ट मिल रहा है और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे एक्सपेंडिचर कर रही है. सो मीनिंग ऑफ द बजट रिसिप्ट हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट. ठीक है, रेवेन्यू के थ्रू कौन सी रिसिप्ट होगी, और फिर नेक्स्ट हो गया कैपिटल रिसिप्ट, डिफरेंट कैपिटल के थ्रू कौन कौन से इसके रिसिप्ट होंगे, ये डिस्कस करेंगे. फिर देखेंगे मीनिंग ऑफ द बजटरी एक्सपेंडिचर, कि जो भी बजट से रिलेटेड गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर. फिर देखेंगे डेवलपमेंट एंड दी नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर करती है और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर करती है, वो देखेंगे. नेक्स्ट होगा आपका प्लान एंड दी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, कि जो भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के ऑलरेडी प्लान्ड है उनको, और जो भी गवर्नमेंट का है जो एक्सपेंडिचर्स के प्लान नहीं है बट वो कोई भी डिफरेंट कंटिजेंसी हो जा रही है उसकी वजह से जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको देखेंगे. नेक्स्ट लास्ट है आपका इस चैप्टर का, दैट इज़ बजट डेफिसिट एंड इट्स टाइप. ठीक है, तो बजट डेफिसिट कौन कौन से होते हैं और उसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं. तो सबसे पहला आपका रेवेन्यू डेफिसिट, कहाँ कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू जो जनरेट हो गया बट गवर्नमेंट का इसमें डेफिसिट कैसे होता है. जब भी व्हेन वी टॉक अबाउट द डेफिसिट दैट मीन्स गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इट विल बिकम मोर देन दी रेवेन्यू. राइट, रेवेन्यू से ज़्यादा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो जा रहा है. ठीक है, तो बजट डेफिसिट
क्या होता है डेफिसिट, मतलब बजट डेफिसिट मतलब एक्सपेंडिचर बिकम मोर देन दी इनकम और दी रेवेन्यू। ठीक है, इसके टाइप्स क्या क्या हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड दी प्राइमरी डेफिसिट, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेट। ओके, सो फॉरेन एक्सचेंज रेट में हमें क्या क्या पढ़ना है, हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ दी मीनिंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। ठीक है, देखने में ये दोनों वर्ड आइडेंटिकल हैं बट दोनों की मीनिंग थोड़ी सी डिफरेंस है, बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज में हम लोग बात करते हैं कि जो भी सारे फॉरेन करेंसी है, फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट के जो भी कॉरपोरेट सेक्टर, फॉरेन कॉरपोरेट्स की जो भी सिक्योरिटीज़ हो गया, करेंसीज़ हो गया, उनकी बॉन्ड्स हो गया, उनकी बात करते हैं। रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट होने का मतलब है कि किस रेट से एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी से क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, उसको बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम, कि डिफरेंट टाइप्स क्या है फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम के, जिसमें सबसे पहले आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है जिसमें क्या होता है, दिस इज डन बाय द टोटली गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट विल डिसाइड द रेट, एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, हम लोग इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है। नेक्स्ट है आपका मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ये देखेंगे। फिर है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, सो वेयर विल बी द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट विल डिटरमाइन, in that case we will see the sources and the determinants of the demand of the foreign exchange. What are the different sources of demand, foreign exchange की demand के लिए sources of supply of for foreign exchange, supply foreign exchange की है उसको देखेंगे। फिर determinants, equilibrium rate of foreign exchange देखेंगे कि equilibrium rate पे foreign exchange कहाँ पे determine हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे that is causes of change in rate of foreign exchange, कि कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है। तो जिसमें सबसे पहला डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड दी नेक्स्ट विल बी एप्रिसिएशन ऑफ दी डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब हो जाता है आपका एप्रिसिएशन फॉरेन करेंसी का हो रहा है। नेक्स्ट है एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दैट इज़ कॉजेज़ और रीज़न और फॉल इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज़ क्या हैं और राइज एंड फॉल क्या है डिमांड एंड सप्लाई के। तो रीज़न एंड कॉजेज़ देखेंगे, राइज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड रीज़न एंड कॉज फॉर राइज इन द सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी, क्यों उसकी राइज हो रही है। नेक्स्ट हमें देखना है दैट इज़ मीनिंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की मीनिंग क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, ऑपरेशन क्या है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पॉट मार्केट एंड दी फॉरवर्ड मार्केट, राइट। लास्ट यूनिट है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें क्या देखना है, हम लोग इसमें पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की मीनिंग क्या होती है। ठीक है, मीनिंग देखेंगे जिसमें इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं बीओपी के। नेक्स्ट पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें पढ़ना है हमको मीनिंग एंड कंपोनेंट ऑफ द मीनिंग एंड द कंपोनेंट ऑफ द करंट अकाउंट, राइट, मीनिंग एंड द कंपोनेंट ऑफ द करंट अकाउंट। नेक्स्ट पढ़ेंगे मीनिंग एंड द कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट, डिफरेंस बिटवीन द बीओपी करंट अकाउंट एंड द बीओपी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पहले हम लोग मीनिंग देखेंगे करंट अकाउंट की, फिर उसके कंपोनेंट देखेंगे, फिर मीनिंग एंड कंपोनेंट हम कैपिटल अकाउंट के देखेंगे, फिर डिफरेंस देखेंगे बीओपी करंट अकाउंट में और बीओपी कैपिटल अकाउंट में, कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम क्या क्या हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग ऑटोनॉमस आइटम्स क्या होते हैं वो देखेंगे, अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं वो देखेंगे, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे बिटवीन दी ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स, कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस
क्या होता है। नेक्स्ट है आपका डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम कब होता है और कॉजेज उसके देखेंगे। एंड द लास्ट ऑफ योर मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बैलेंस ऑफ पेमेंट इन accounting sense and the operational sense, right? So these all are the topic that we are going to discuss in the macroeconomics. Okay, so let's start with the chapter that is chapter 1, introduction of macroeconomics. So in this chapter we are going to discuss the first of all हम लोग डिस्कस करेंगे क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसकी मीनिंग क्या होती है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स कितना इम्पॉर्टेंट है, उसका कहाँ कहाँ पे वेयर वी यूज़ द इम्पॉर्टेंस मैक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस दी मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड दी माइक्रो इकोनॉमिक्स मीनिंग, उसकी हम लोग मीनिंग के बारे में बात करेंगे। देन इंटरडिपेंडेंट एंड द डिस्टिंक्शन। इंटरडिपेंडेंट मतलब कैसे, हाउ द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिपेंडेंट ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिपेंडेंट ऑन द माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों के बीच का दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस दी टू स्कूल्स ऑफ थॉट। टू स्कूल थॉट क्या है, जिसमें क्लासिकल स्कूल और कीन्शियन स्कूल, ये दोनों हमें डिस्कस करना है। देन पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल स्कूल, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो इन रीसेंट ईयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स फॉल्स इन टू मेन ब्रांचेस, ठीक है। रिसेंट ईयर में देखा जा रहा है जो सब्जेक्ट मैटर है इकोनॉमिक्स का वो टू मेन ब्रांचेस पे वो फॉल करता है, मतलब दो उसके ब्रांचेस हैं। मेन है उसमें जो ब्रांच है वो क्या है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दो इसके ब्रांच हैं। लॉर्ड जेएम कीन्स एन एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दी डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। जेएम कीन्स है, इकोनॉमिक्स हैं, उन्होंने क्या किया, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट में। सो ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ that is father of modern macroeconomics, modern macroeconomics, ठीक है। किसको बोला जाता है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज जेएम कीन्स, राइट। अभी आप आगे चलेंगे हम लोग तो इनकी बहुत सारी थियरी है वो भी सब पढ़ेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है, मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर बोला जाता है, ठीक है। सो ही रोट अ बुक ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स, उन्होंने एक बुक लिखा मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, जो बुक का नाम क्या था, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जनरल थियरी ऑफ employment, interest and money, ठीक है। उनकी एक थियरी, जेएम कीन्स का, इन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। इन्होंने क्या लिखा था, इनकी बुक थी जनरल थ्योरी ऑफ employment, interest and the money, which is published in the 1936, जो 1936 में क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो ऑल्टरनेटिवली कॉल्ड द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसलिए जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी थ्योरी को हम लोग एक ऑल्टरनेटिव नेम देते हैं, दैट इज़ थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट की थियरी।
ठीक है। सो अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड एंड हाउ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज़ डिटरमाइंड हाउ, कैसे जो इनकम है एम्प्लॉयमेंट है वो डिटरमाइन होता है, एंड हाउ एम्प्लॉयमेंट कैन बी रिमूव्ड, और कैसे ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है हम उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे इकोनॉमी में इनकम डिटरमाइन होगी, ठीक है, कितना इनकम डिटरमाइन होगी, और कहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल गया है या इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, और कैसे, व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स थ्रू विच वी कैन रिमूव दी अनएम्प्लॉयमेंट, हम कैसे अपनी कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। सो इन रियल टर्म्स द मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकॉनमी इन इट्स टोटलिटी। ठीक है, रियल टर्म्स में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डील करते हैं, इकोनॉमी टोटलिटी की बात करते हैं, हम लोग ओवरऑल की बात करते हैं, पूरे इकोनॉमी में ओवरऑल इकोनॉमी की बात करते हैं। इट हेल्प्स टू सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकॉनमी विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स थियरी। ठीक है, ये क्या करता है, हेल्प करता है, कैसे, जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम है किससे रिलेटेड, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर फुल एम्प्लॉयमेंट उनका हो रहा है नहीं, विच फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो एक फॉर्म क्या करता है, जो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की थियरी में इसकी स्टडी भी करते हैं। ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ इनेबल टू प्रॉपरली ऑर्गेनाइज, collect and analyze the data about national income and coordinate with the international economic policies। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इसमें इनेबल ये करता है बेसिकली कि इसमें हम लोग जो भी नेशनल इनकम है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, कलेक्ट कैसे करते हैं, जो भी नेशनल इनकम है, कंट्री की इनकम होने वाली है, टोटल इनकम, तो उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे हम उसको कलेक्ट करेंगे, और जो भी डेटा मिल रहा है नेशनल इनकम का उसका एनालाइज करना, और इंटरनेशनल जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आती हैं इन सारे से डील हम किस में करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग को क्या क्या डील करना है, किस किस टॉपिक पे, पहला हो गया आपका दैट इज़ नेशनल इनकम, नेक्स्ट हो गया आपका दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फिर हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी की भी बात करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के ये सारे क्या हो गए आपके सब्जेक्ट मैटर हो गए जिनका हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है मीनिंग ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्या है। So macroeconomics is the study of aggregates or the averages। ठीक है, macroeconomics क्या होता है, it is the study of aggregates or average covering the entire economy such as national income, full employment, aggregate demand, general price level। So it is primarily concerned with the study of relationship between economic aggregate। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट मतलब टोटल की बात करता है, और एवरेज की बात करता है। ठीक है, एवरेज कवरिंग द इंटायर इकोनॉमी, मतलब पूरे इंटायर इकोनॉमी को कवर करता है, जिसमें हम लोग उसमें क्या क्या पढ़ते हैं, नेशनल इनकम देखते हैं कि कंट्री की नेशनल इनकम है, इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है कि नहीं, पूरी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो भी जनरेट हो रही हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है या नहीं। हम लोग यहाँ पे कभी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडिविजुअल डिमांड की बात नहीं करते हैं, मतलब हम एक की बात नहीं करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो जब हम लोग बात करते हैं, माइक्रो मतलब ही क्या होता है, स्मॉल का मतलब हम लोग क्या है कि इसमें हम लोग इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, मतलब इसमें हम लोग बात करेंगे कि मेरी डिमांड कितनी, इंडिविजुअल डिमांड। बट हम लोग बात अगर करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बात किसकी करते हैं, लार्ज लेवल पे। लार्ज लेवल में भी मतलब एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड, मतलब पूरी इकॉनमी में कितने लोग, जितने भी पर्सन हैं, पीपल हैं, पॉपुलेशन है, वो लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं
स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। ठीक है, सो इट इज़ प्राइमरली कंसर्न विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। किसके बीच में स्टडी रिलेशनशिप करता है? जो भी डिफरेंट इकोनॉमिक एग्रीगेट्स हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक एग्रीगेट्स के बारे में ये क्या करता है? डिस्कस करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका क्या कह रहा है? मैक्रो इकोनॉमिक्स Macroeconomics is that part of economic theory which studied the behavior of aggregate of an economy as a whole। ठीक है, वो क्या स्टडी किसके बारे में स्टडी करता है? वो डिस्कस करता है स्टडीड द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ एन इकॉनमी एज अ होल के बारे में डिस्कस करता है। हम लोग यहाँ पे किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे, इंडिविजुअल प्राइस की नहीं बात करेंगे, या इंडिविजुअल डिमांड की बात नहीं करेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग एग्रीगेट की बात करेंगे, एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे। ठीक है, एज अ होल की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर और स्कोप क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो सबसे पहला इसमें थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट। थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो थियरी है किसके साथ कंसर्नड है? कंसर्नड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी, कि इकॉनमी में पूरा कितना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो रही, कितना डिटर्मिनेशन हो रहा है एम्प्लॉयमेंट का। हियर वी स्टडी कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? कंजप्शन फंक्शन देखते हैं, सेविंग फंक्शन देखते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट कंट्री में देखते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो ये सारा हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट मैटर मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या हो गया? दैट इज थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? थियरी ऑफ नेशनल इनकम। 2 इज थियरी ऑफ national income, right? ओके, तो थियरी ऑफ नेशनल इनकम हम लोग देखेंगे। थियरी ऑफ नेशनल इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीड जनरेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो नेशनल इनकम में जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं इसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं कैसे इकोनॉमी में जनरेशन हो रहा है नेशनल इनकम का, इनकम इकोनॉमी में कैसे जनरेट हो रही है और बाय विच मेथड। तो इसमें डिफरेंट मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। वो क्या क्या होगा? डिफरेंट मेथड विल बी प्रोडक्ट मेथड होगा आपका, फिर इनकम मेथड होगा, एज वेल एज एक्सपेंडिचर मेथड होगा। ठीक है, डिफरेंट मेथड की भी हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, दैट इज इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एक्सपेंडिचर मेथड। सो ऑल दीज मेथड वी विल डिस्कस इन दी थर्ड चैप्टर टिल वी आर स्टडिंग दी चैप्टर 1, राइट। नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल क्या होता है? सो जनरल प्राइस लेवल का सिंपल मतलब होता है कि जो प्राइस है कमोडिटी की विच आर प्रोड्यूसिंग इन द इकॉनमी, उनकी प्राइस कितनी चल रही है, मतलब प्राइस इंक्रीज़ कर रही है कि कमोडिटी जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सेम प्राइस पे हैं, प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, प्राइस डिक्रीज़ हो रही है। तो इसकी थियोरी भी हम लोग, इसका भी डिस्कस हम लोग किस में करते हैं? हम लोग पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, सो थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल मीन्स प्रॉब्लम रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, एक्सेस डिमांड, डिफ्लेशन, डेफिशिएंट डिमांड, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप आर स्टडीड विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल में हम लोग क्या क्या डिस्कस करते हैं? प्रॉब्लम किससे रिलेटेड? जो भी इन्फ्लेशन से, इन्फ्लेशन मतलब कि जो भी प्राइस है, प्राइस लेवल है इकॉनमी में, वो क्या हो जाता है? इंक्रीज़ कर जाता है। उसकी वजह से और इकॉनमी में एक्सेस डिमांड मतलब जब डिमांड बिकम्स मोर देन दी सप्लाई। डिफ्लेशन क्या होता है? जब प्राइस आपकी फॉल करने लगती है। डेफिशिएंट डिमांड होने का मतलब है व्हेन डिमांड
बिकम्स लेस देन दी सप्लाई ऑफ दी कमोडिटी, मतलब कमोडिटी की डिमांड नहीं हो रही है बट सप्लाई हो रही है, ठीक है। फिर क्या पढ़ते हैं, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप, मतलब उसी एक्सेस डिमांड की वजह से गैप आ जाता है, मतलब जितना एक्चुअल में डिमांड है और जितनी होनी चाहिए, एक्चुअल एंड रिक्वायर्ड डिमांड में डिफरेंस हो जाता है। वही जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर डिफरेंस एक्चुअल डिमांड और रिक्वायर्ड में डिफरेंस है, उसी की स्टडी हम लोग करते हैं इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या पढ़ेंगे जनरल प्राइस लेवल में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे, और आगे के चैप्टर्स में आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थियरी ऑफ मनी, मनी की थियरी, ठीक है। तो इसमें क्या है थियरी ऑफ मनी में, दैट इज ओके, so macroeconomics explain function of money, components of money supply. Banking also play an important role in understanding various aspects of the macroeconomics problem like inflation, deflation, etc. ठीक है। अब ये जो कंसेप्ट है मनी वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मनी के कंसेप्ट में क्या क्या पढ़ेंगे कि मनी क्या होता है, एज वेल एज कंपोनेंट्स क्या होते हैं मनी के, मनी सप्लाई क्या होती है, बाटर सिस्टम क्या होता है, फंक्शंस ऑफ मनी क्या होता है, व्हाट इज़ बैंकिंग, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक। सो ऑल दीज कंसेप्ट वी विल डिस्कस इन दी थियरी ऑफ मनी इन दी मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगा थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड में दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ economic transaction between two or more country, balance of payment position of the country, determination of exchange rate etc. ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे बिटवीन टू और मोर कंट्री, एक कंट्री, दो और दो कंट्री से ज़्यादा जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो पढ़ेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट देखेंगे, कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन कैसी है, इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का कि आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज का ज़्यादा हो रहा है। फिर एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन कहाँ पे होता है, मतलब जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि इसके डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट में जैसे आपका आता है, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, एंड लास्ट वन इज़ मैनेज्ड फ्लोटिंग, ठीक है। ये सारे फ्लोटिंग हम लोग एक्सचेंज रेट हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो रेट है वो कौन डिटरमाइन कर रहा है, किसके थ्रू ये जो रेट है वो उनका डिटर्मिनेशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें को हम लोग को क्या करना है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में चैप्टर है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, अभी सेकेंड लास्ट चैप्टर है। फिर एक्सचेंज रेट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट क्या होता है, ये सारे कंसेप्ट हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकम कहाँ पे डिटरमाइन होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहाँ पे होता है, कोई भी प्रोड्यूसर कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग स्लोली और वन बाय वन वो सारे कंसेप्ट हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट है ये जो आपका दैट इज़ थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर ग्रोथ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अल्टीमेटली, ठीक है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो क्या करता है, स्टडी करता है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका फुलर यूटिलाइजेशन करना, एंड देयर ग्रोथ, उनकी ग्रोथ को टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अल्टीमेटली, कि अल्टीमेटली जो भी ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ का उसको हम लोग अचीव कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है आपका दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की इम्पॉर्टेंस क्या है। तो इसमें सबसे पहला है इट प्रोवाइड मेजर्स टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। ये क्या करता है, ये मेजर प्रोवाइड करता है सो दैट वी कैन कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, इनकम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सके। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इफ़ देयर वर लीकेज एंड इंजेक्शन टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो इनकम है जो सर्कुलर फ्लो कर रही है उसमें मनी क्या है वो ऐड हो रहा है या विथड्रॉ हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर है आपका दैट इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट का बजट बनना, फिर पॉलिसीज़ की हम कैसे कंट्री में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना हो रहा है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, ये सारा चीज़ें। फिर इंटरनेशनल कंपैरिजन देखेंगे अबाउट द प्राइसेस, डिमांड और सप्लाई कितना हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट वेदर इट इज़ सरप्लस और डेफिसिट,
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट करेगा वेरियस पॉलिसीज़ एंड मेजर्स को एट मैक्रो लेवल पे जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशनरी, डिफ्लेशनरी गैप, इन सारी चीज़ों को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारी क्या है इम्पोर्टेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, कि हम लोग को क्या है इन सारी चीज़ों को 1 by 1 डिस्कस करना है।